हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। दिस इज आदित्य। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के बनने की प्रक्रिया। वैसे तो भारत का संविधान बहुत प्राचीन है। 1773 से ही अंग्रेजों द्वारा इसको बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, पर इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीयों द्वारा भारत के संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया को। जब हम बात करते हैं भारतीयों द्वारा भारत के संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया की, उससे पहले ये सही होगा कि हम देख लें कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है या संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जिसे देश की सर्वोच्च विधि या कानून माना जाता है। संविधान का मुख्य कार्य होता है देश की सरकार को मर्यादित और उन्हें निरंकुश या तानाशाह बनाने से रोकना, मर्यादित रखना, निरंकुश और तानाशाह बनाने से रोकना, देश के व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना, ये संविधान का मुख्य कार्य होता है। संविधान के निर्माण की जब बात होती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर संविधान का सिद्धांत कहां से आया। सर हेनरी मैन एक ब्रिटिश नागरिक थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने सर्वप्रथम संविधान को बनाने की प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया। इन्होंने कहा कि संविधान बनाया जा सकता है जिसमें हम देश के लोगों को कुछ कानून प्रदान कर सकते हैं। पर विश्व में पहला संविधान अमेरिका द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि पहला संविधान विश्व में किस देश द्वारा बनाया गया, तो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। संविधान, अब भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, भारत के संविधान की संरचना या भारत के संविधान को किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम 1895 में 1895 में स्वराज विधेयक में रखा गया, जो कि लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देश पर स्वराज विधेयक में 1895 में संविधान सभा की पहली बार गणना या मंथन किया गया। पर संविधान सभा का एक औपचारिक सुझाव सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा 1922 में हरिजन नामक एक पत्र में रखा गया। हरिजन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, यह भी एक सवाल उठता है। तो हरिजन नामक समाचार पत्र गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसी समाचार पत्र में गांधी जी ने एक सुझाव रखा कि भारतीय संविधान को बनाने का अधिकार भारतीयों के पास ही होना चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक संविधान सभा की मांग थी। अब संविधान की मांग को उठता देख अंग्रेजों ने एक कमीशन भारत भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, आंसर है 7। तो साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। साइमन कमीशन के 7 सदस्य, सातों के 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे। यही दिक्कत थी भारतीयों को, और भारतीयों द्वारा इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि उसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का कार्य यह था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज को भारत में सारी राजनीतिक पार्टीज को एक स्तर पर लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ताकि उनके सहयोग से भारतीय संविधान का निर्माण किया जा सके। पर साइमन कमीशन यह कार्य पूरा नहीं कर पाया। पहला कारण मैं आपको बता चुका हूं कि इसके 7 सदस्य, सातों के 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, और भारतीयों द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में, ब्रिटिशर्स द्वारा लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। मृत्यु कुछ दिन बाद हुई थी उनकी। लाठीचार्ज की जो चोट थी, उन चोटों के कारण लाला जी की मृत्यु 1928 में हुई। परंतु लाला जी की मृत्यु के बाद साइमन कमीशन को भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत अभी संविधान के लिए तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद कुछ दिन के लिए संविधान का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो एक सवाल था, जो भारतीयों द्वारा मांग थी, उस पर कोई भी प्रक्रिया ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं दी गई। 1928 में भारतीयों ने अंग्रेजों से
एक तरह का समझौता किया। इसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट या फिर नेहरू समिति की रिपोर्ट। 1928 में नेहरू समिति द्वारा भारत के संविधान पर एक प्रारूप तैयार किया गया। हुआ ये कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज किया कि अगर संविधान बनाना इतना ही आसान है तो क्यों ना आप सब पार्टीज मिलकर भारत का संविधान बनाएं और बनाकर हम सबको दिखाएं। तो जो संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसको नेहरू समिति के अंदर रखा गया। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है या नेहरू समिति की रिपोर्ट कहा जाता है। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट सामने आई जिसमें डोमिनियन स्टेटस, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक ज्ञापन रखा गया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था एक आजाद राज्य पर अधीन ब्रिटिशर्स के। समझिएगा, डबल पॉइंट है कि देश आजाद होगा पर यह आजाद देश काम करेगा ब्रिटिश झंडे के अधीन, ऐसा देश कहा गया डोमिनियन स्टेटस। आज भी आप देखेंगे काफी सारे ऐसे देश हैं जो आज भी ब्रिटिश झंडे के अधीन रहकर काम करते रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ आयरलैंड है, या फिर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी आप प्रेसिडेंट का नाम जब चेक करेंगे, अगर आप देखते हैं कि कौन है ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट, तो आपको जो क्वीन एलिजाबेथ हैं या प्रिंस चार्ल्स हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं करेंट में इंग्लैंड के, उनका नाम आपको देखने को मिलता है। चलिए वापस आते हैं नेहरू रिपोर्ट पर। तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई और ब्रिटिशर्स को 1 वर्ष का समय दिया गया कि वो भारत की इस डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूरा करें, भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करें। मेरे हिसाब से डोमिनियन स्टेटस आपको समझ में आ गया होगा कि भारत अपनी सरकार खुद चुनेगा, भारत अपना संविधान खुद बनाएगा, पर यह सारी चीजें भारत अंग्रेजों के अधीन रहकर करेगा, अंग्रेज झंडे के अधीन रहकर करेगा। इसे कहा गया था डोमिनियन स्टेटस। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में रखी गई थी। 1929 में 1 वर्ष पूरा होने के बाद जब डोमिनियन स्टेटस का जो ऑफर था वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो ब्रिटिशर्स ने नहीं लिया और डोमिनियन स्टेटस की मांग पूरी नहीं होने के बाद 1 वर्ष पूरा होने पर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपनाया, पूर्ण स्वराज की मांग रखी। मतलब कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट फ्रीडम, पूरी तरह से आजादी। तो अब भारत और बड़ी मांग रखने लगा। डोमिनियन स्टेटस के बाद भारत की मांग आ गई पूर्ण स्वराज। 1929 लाहौर। इसीलिए 26 जनवरी, इसके बाद से 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का स्वाधीनता दिवस मनाना प्रारंभ किया। आप कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान का कुछ हिस्सा रोका गया और 26 जनवरी 1950 को उसको इफेक्ट में लाया गया, उसको पावर में लाया गया, ताकि 26 जनवरी का दिन जो है वो स्वतंत्रता दिवस नहीं तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा सके। वो 1930 के कारण ही था। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तावित किया गया था? अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि ऑफिशियल रूप से किस वर्ष में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया, तो करेक्ट आंसर है आपके पास 1934। 1934 में एम एन रॉय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। कहा गया कि भारतीय संविधान को भारतीय आराम से बना सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार का काम सिर्फ ये होगा कि वो एक संविधान सभा को निर्धारित कर दे जिस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। संविधान सभा को किस मिशन के अंदर या फिर इनमें से किस मिशन के अंदर स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है आपके पास कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई? एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि संविधान सभा को किसके द्वारा बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा को बनाया गया था। और डिटेल में देखेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या है। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। यह भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में, इस अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग किस वर्ष में रखी गई थी? तो 1936 में रखी गई थी। अब इसके बाद आया 1939। 1939
से लेकर 1945 तक चला है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिशर्स को या फिर कहा जाए अंग्रेजों को भारतीयों के सपोर्ट की, समर्थन की काफी आवश्यकता थी, क्योंकि युद्ध शैली में भारतीय काफी बढ़िया थे। तो और विश्व युद्ध में उनको जितना बेहतर सपोर्ट, विश्व युद्ध प्रथम में जितना बेहतर सपोर्ट या फिर समर्थन भारतीयों ने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नहीं कर रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव पहली बार नहीं आया था। अगस्त प्रस्ताव प्रथम विश्व युद्ध के समय भी आया था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी आया। दोनों बार एक ही तरीके के प्रस्ताव लेकर आया था, जैसे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, भारतीयों द्वारा संविधान की मांग को पूरा करना, भारतीयों द्वारा संविधान को बनाए जाने की प्रक्रिया को पूरा करना। ये सारे प्रलोभन लेकर 1918 और 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। 1918 के आसपास तो जब अगस्त प्रस्ताव आया तो भारतीयों ने उसका समर्थन किया, उसको एक्सेप्ट किया, पर धोखा मिलने के बाद 1940 में भारतीयों द्वारा अगस्त प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगस्त प्रस्ताव के फेल हो जाने के बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा प्रयास किया क्रिप्स मिशन के रूप में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसका मुख्य कार्य था संविधान सभा की रूपरेखा पर सही बात करना कि आखिर भारतीय राजनीतिक पार्टियां संविधान सभा को बनाने में समर्थन करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या एक संविधान सभा को बनाए जाने से काम हो जाएगा? क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समन्वय बना हुआ है? इन सारी मांग को, इन सारी चीजों को देखने के लिए और कहीं ना कहीं भारतीयों का समर्थन विश्व युद्ध में प्राप्त करने के लिए यह एक दूसरा प्रयास था जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। पर 1942 में क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ। अब बात होती है 1945 की। विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड में चुनाव होने के बाद क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने वहां पर चुनाव जीत लिया। 1945 में लेबर पार्टी के अध्यक्ष क्लीमेंट एटली ने इंग्लैंड में चुनाव जीता और चुनाव के पहले ही क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा, मैं सारी की सारी ब्रिटिश फोर्सेस को भारत से वापस बुला लूंगा। और वहां के लोगों ने इस बात का समर्थन किया। रिजल्ट ये था कि क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद क्लीमेंट एटली ने पहला काम यह किया कि 1946 में त्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा, जिसे नाम दिया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और नौसेना अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। तो ये 3 सदस्यीय एक मंडल था, 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल था जो भारत भेजा गया। इनके सदस्यों के नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा क्या था? संविधान सभा कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य छोटी पार्टियों को मिलाकर उनके बीच मध्यस्थता करवाकर एक ऐसी सभा का गठन करना जो कि भारत के संविधान का संरचना करे, जो भारत के संविधान को बनाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? तो करेक्ट आंसर है 1946 में। 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 292 सदस्य, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रोविजेंस द्वारा, मतलब ब्रिटिश रियासत द्वारा, 4 चीफ कमिश्नरीज और 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट्स। अब यहां पर 2 सवाल उठते हैं कि क्या अंतर होता है ब्रिटिश प्रोविजेंस और प्रिंसली स्टेट्स में। ब्रिटिश प्रोविजेंस वो क्षेत्र थे जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे तौर पर रेगुलेट किया जाता था, जिनको सीधे तौर पर चलाया जाता था। टैक्सेस का रेगुलेशन जो था वो भी ब्रिटिश सरकार खुद करती थी। प्रिंसली स्टेट वो राज्य थे जिसमें कहीं पर
कोई नवाब या राजा उन राज्यों को चला रहा था ब्रिटिश सरकार के अंदर में रहकर। प्रिंसली स्टेट्स के आपके एग्जाम्पल बनेंगे जैसे कि भोपाल, मैसूर, हैदराबाद एसेट्रा। अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रोविजंस की तो सेंट्रल प्रोविजंस, बॉम्बे प्रोविजंस, मद्रास प्रोविजंस, ये सारे के सारे प्रोविजंस थे जहां पर ब्रिटिश सरकार अपने अपने प्रत्यक्ष रूप से कार्य को कर रही थी, प्रत्यक्ष रूप से इन जगहों को चला रही थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? अब कुछ कहानी सुन ले। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन होने के बाद यह संविधान सभा की पहली बैठक थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक के दिन ये निर्धारित किया गया कि भाई संविधान सभा का अध्यक्ष होना चाहिए। अब अध्यक्ष का चुनाव तो कुछ समय बाद होगा, इसीलिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाए। अस्थायी अध्यक्ष को चुनने के लिए सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। मैंने आपको यहां पर 3 नाम बता दिए हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, मतलब स्थायी अध्यक्ष थे। डिटेल्स देख लें। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव जी का नाम भी याद रखें। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि आखिर संविधान सभा का कार्य क्या होगा, संविधान सभा कैसे कार्य करेगी, संविधान सभा को कार्य करने में क्या क्या सहयोग और क्या क्या सब कमेटीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, संविधान की संरचना करना। देश की आजादी के बाद जब तक संसद ना बन जाए तब तक संसद को संसद के रूप में भी कार्य करना। तो ये दोनों ही काम संविधान सभा के सामने रखे गए थे। 13 जून 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जून 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जब संविधान सभा एक विधायी निकाय के रूप में कार्य कर रही थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर लगा देते हैं क्योंकि उनको तो यही पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर ऐसा नहीं है। संविधान सभा के पास 2 कार्य थे। एक था संविधान का निर्माण और दूसरा था कि देश की संसद तो बनी नहीं है। संसद का निर्माण तो 1952 में हुआ। तो देश की संसद बनने से पहले देश को कैसे चलाया जाए? तो देश को चलाने के लिए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अब यहां पर आपसे पूछा गया है, जब संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में कार्य कर रही है, विधायी निकाय का मतलब हो गया पार्लियामेंट, इसका मतलब हो गया संसद। तो जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही है तब उसके अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। वही जी.वी. मावलंकर जिन्हें लोकसभा का पहला अध्यक्ष भी चुना गया। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर संविधान सभा के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे जब संविधान सभा एक विधायी निकाय के रूप में काम करती थी, देश के लिए कानून बनाने का काम करती थी। 1952 तक संविधान सभा ने यह काम किया है। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई थी 299, 299, 389 से कम होकर 299 जो थी संख्या हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सी समिति कार्य करती थी? संविधान सभा के अंतर्गत काफी सारी समितियां बनाई गई थी, छोटी छोटी समिति जिनके अपने अपने काम निर्धारित किए गए थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपने कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, आपसे कई बार पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बनती है आपकी प्रारूप समिति कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साख समिति के A.K. अय्यर इसके अध्यक्ष थे। तो ये सारी समितियों के नाम मैंने यहां पर रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है सर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान सभा ने इसको अपनाया। पर 1930 से पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी का दिन प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस या फिर आप कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। पर देश को आजादी मिली 15 अगस्त को, इसीलिए संविधान का कुछ हिस्सा रोका गया जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, नहीं तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान सभा का तीसरा वचन या फिर अंतिम बैठक कहा जाए तो 14 नवंबर को प्रारंभ हुई और 26 नवंबर को समाप्त हुई। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया। इसके खर्च में 76,96,729 रुपए खर्च हुआ था। आप बोल सकते हैं लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ था। 63,96,729 रुपए खर्च हुआ था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था संविधान के निर्माण में। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। मैंने यहां पर भी फिर से लिख दिया है, संविधान के निर्माण में कुल व्यय 63,96,729 रुपए, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। याद रखें, आप सिर्फ इतना याद रख लें, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था संविधान के निर्माण में। संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 11 सत्र का समय लगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम सत्र आयोजित किया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, किस तारीख को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो याद रखें, स्वतंत्रता से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और एक अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देश का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। नोट्स यहां से आप आराम से बना भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस को और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए देखते रहें ऑलिव बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।